ठीक है, सबको आवाज आ रही है। साथियों, जब भी हम बात करते हैं संविधान के बारे में तो हमारे दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया। तो जवाब मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि 389 लोगों ने मिलकर बनाया। और 389 लोगों के द्वारा संविधान जो बनाया गया इसे बोला गया संविधान सभा। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि संविधान किसने बनाया, तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। और इस संविधान सभा में 389 मेंबर थे। ठीक है, ये बात तो बहुत बढ़िया है, आपने बता दिया कि भाई सब संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और इस संविधान सभा में 389 मेंबर थे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ये दिमाग में किसके बात आई कि सर संविधान सभा के द्वारा ही संविधान बनाया जाए। गांधी जी भी तो संविधान बना सकते थे, अम्बेडकर साहब अकेले तो संविधान बना सकते थे। तो आखिरकार ये कहां से ये दिमाग में पैदा हुई कि संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए और जिस पर इतने सारे सदस्य। ठीक, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम लोग यहाँ पर यही से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार संविधान सभा का मुद्दा कहां से उठा और ये बात कहां से उठी कि संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि संविधान की सबसे पहले मांग किसने की, किस तरीके से आपका संविधान बनाया गया। साथियों, कहानी शुरू होती है 1885 के बाद से। जैसा आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेरी कई सारी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि 1885 में कांग्रेस को बनाया जाता है, कांग्रेस का गठन किया जाता है। और कांग्रेस का गठन इसलिए नहीं किया जाता है कि कांग्रेस आगे चलकर बहुत बड़े बड़े काम करेगी, तुक्के से कांग्रेस का गठन कर दिया गया। 1857 की क्रांति भारत के अंदर होती है और जब भारत के अंदर 1857 की क्रांति होती है तो क्रांति के बाद और भी कई सारे आंदोलन होने लगते हैं, कई सारे संगठन बनने लगते हैं। और ये जो संगठन बनते हैं भारत के अंदर, ये सारे के सारे संगठन अपनी व्यक्तिगत मांग को उठाते हैं। और जब व्यक्तिगत मांग को उठाते हैं कि भाई हमें हमारा लगान कम कर दो, हमारी जमींदारी बढ़ा दो, हमारा टैक्स कम कर दो, हमें हमारी दास प्रथा को खत्म कर दो, ये सारे मुद्दे उठते हैं कांग्रेस के साथ। और इसी समय पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। कहानी है 1885 के 10 साल बाद, यानी कि मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1895 के आसपास। 1895 में भारत के अंदर दो दल बहुत फेमस थे, वो लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे वो लोग जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, उन्हें गरम दल कहा गया। जो अंग्रेजों की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, उन्हें गरम दल कहा गया। इसी समय पर 1895 पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आप सभी लोग जानते हो बाल गंगाधर तिलक को, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक मैगजीन निकाली जाती है और उस मैगजीन का नाम था स्वराज। पहले तो व्हाट्सएप फेसबुक नहीं हुआ करता था, ना ही ट्विटर हुआ करता था, तो लोग अपनी बातों को प्रसारित करने के लिए, जैसे आज आपके दिल में कुछ ख्याल आता है तो आप क्या करते हो, फेसबुक में लिख देते हो या फिर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देते हो। यही करते हो ना आप लोग कि मेरी तमन्ना है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसी जो भी आपकी तमन्नाएं होती है। तो इसी तरीके से पहले के समय में चूंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सारी चीजें नहीं थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था स्वराज। और इस स्वराज पत्रिका के अंदर, इस स्वराज मैगजीन के अंदर, क्योंकि इसके राइटर ही यही थे बाल गंगाधर तिलक, तो यहाँ पर एक लेख लिखते, जैसे आप आज न्यूज़पेपर में लेख देखते हो कि तमाम सारे राइटर न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इनके द्वारा एक लेख लिखा जाता है। हाँ, ये बातें आप लोग लिखते चलिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इनके द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख का नाम होता है स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक, ध्यान दीजिएगा। और साथियों, इस मैगजीन के अंदर जिसका नाम है स्वराज और इसके अंदर स्वराज विधेयक पेश किया जाता है, जिसे इंग्लिश में स्वराज बिल कहते हैं, स्वराज बिल कहते हैं। और इस बिल के अंदर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, बहुत स्लो क्लास चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप देखिए क्लास, ठीक है, बहुत स्लो नहीं चल रही है, ठीक चल रही क्लास। फिर अभी फास्ट पढ़े लोगों, फिर कमेंट आ जाए सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक स्वराज पत्रिका के अंदर स्वराज विधेयक निकालते हैं और स्वराज विधेयक के माध्यम से वो पहली बात करते हैं कि मेरी तमन्ना है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए और इसके लिए एक प्रॉपर संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है। क्योंकि पहली बार ये मुद्दा उठ रहा था तो इसे बोला गया कि ये बाल गंगाधर तिलक की अनौपचारिक मांग है। कैसी मांग है? अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक, ये बाल गंगाधर तिलक की अनौपचारिक मांग है, यानी कि अनऑफिशियल डिमांड है। और सही बात है, ये अनऑफिशियल डिमांड ही है। ऑफिशियल डिमांड क्या होती है? ऑफिशियल डिमांड का मतलब होता है कि जब आप कांग्रेस के माध्यम से कोई चीज मांग रहे हो वो आपकी ऑफिशियल डिमांड होगी। आप एक पत्रिका बना रहे थे, आपने खुद पत्रिका लिख रहे थे और आपने उस पत्रिका में एक लाइन ऐड कर दी कि मेरी तमन्ना है कि भारत
का जो संविधान बने वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, ये उनकी पर्सनल डिमांड थी, व्यक्तिगत मांग थी, ये इनकी व्यक्तिगत मांग थी, बेशक व्यक्तिगत मांग थी, पर सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड तो किसके द्वारा की गई? इनके द्वारा की गई। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड किसके द्वारा की गई? इनके द्वारा ही की गई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के अंदर सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से, जो स्वराज पत्रिका में प्रकाशित किया गया, इसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये सबसे पहले मांग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा 1895 में इन्होंने ये मांग कर दी। आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, 1916 पे गांधी जी आ गए। गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया 1915 में, 1916 पे कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लखनऊ अधिवेशन में। और यहाँ पर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, धीरे धीरे और आगे कहानी बढ़ी। गांधी जी ने 1917, 1918 और 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, असहयोग आंदोलन किया। मैं आप एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं चीजें। मैं आप लोगों को भारत के अंदर संविधान सभा किस तरीके से बनाई गई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, टॉपिक का नाम है संविधान सभा। अब तो क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें ये नहीं पता कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप लेट आए हो। जिसको नहीं पता है वो लेट आए, इसका मतलब ये टॉपिक का नाम पढ़ा है संविधान सभा। ठीक है, अब एक सवाल बताइए, भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई? 1895 में, बता दोगे आंसर? दूसरा सवाल, भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। किसके माध्यम से की? स्वराज पत्रिका के माध्यम से की, है ना? और स्वराज पत्रिका में उन्होंने क्या लिखा? स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई। और ये इनकी कैसी डिमांड थी? अनौपचारिक डिमांड थी, और ये इनकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। ठीक, इसके बाद अगली जो डिमांड उठती है वो 1922 में उठती है, और 1922 में ये जो डिमांड की जाती है, ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको रिटन फॉर्म पे भी मिल जाएंगी। ठीक, अभी सिर्फ आप मेरी जो बातें हैं, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर लिख के चलते। ठीक है, सारी एक एक बात यहाँ पे लिखी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इन्होंने स्वराज नामक पत्रिका में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। ये पहली अनौपचारिक मांग कहा जाता है, ये इनकी व्यक्तिगत मांग थी। एक एक चीज आपको पूरे डिटेल में मिल जाएगी। ठीक, सिर्फ यहाँ पर मैं जो बुलेट पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स है, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं लिखूंगा जो आपको डिटेल में इस पीडीएफ में ना मिले। ठीक, तो अभी मैं जो चीजें लिख रहा हूँ वो सारी चीजें आप लोग लिखते चले। भारतीय संविधान सभा या संविधान सभा एक ही बात है। ठीक है, हम अब संविधान सभा की बात करें तो हम अमेरिका की संविधान सभा नहीं पढ़ेंगे ना, तो भारत की संविधान सभा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि 1922 में गांधी जी आ जाते हैं। 1922 में, 1915 पे आ गए, 16 पे गांधी जी ने कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट किया, और 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया। ठीक, और 1922 में जब यहाँ पे गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद एक मैगजीन निकालते हैं 1922 में। मतलब मैगजीन तो पहले भी निकाल रहे थे वो, पर यहाँ पर 1922 में जो उनकी मैगजीन है जिसका नाम यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, जो कि किसकी मैगजीन है? गांधी जी की। जैसा मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि आज आपके दिल में कोई बात आती है, आप क्या करते हो? मेल करते हो, आप व्हाट्सएप पे लिखते हो, फेसबुक पे लिखते हो, इंस्टाग्राम पे लिखते हो। बट पहले ये सारी चीजें नहीं थी ना, तो पहले इंसान क्या करता था? मैगजीन निकालता था। ठीक है, तो गांधी जी ने यहाँ पे जो यंग इंडिया मैगजीन निकाली, यंग इंडिया मैगजीन में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। गांधी जी ने यहाँ पे ये कहा कि संविधान सभा, जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो हम बनाएंगे ये भारतीयों के द्वारा बनी होनी चाहिए। अभी तक भारत के अंदर क्या चल रहा था? ये आपका भारतीयों द्वारा निर्मित होनी चाहिए, भारतीयों द्वारा निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये मेड बाय इंडियंस होनी चाहिए, मेड बाय इंडियंस होनी चाहिए। क्योंकि 1895 में तो बाल गंगाधर तिलक पहले ही बात कर चुके भाई साहब, जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। इन्होंने थोड़ी सी और बात ऐड कर दी कि ठीक है संविधान सभा के द्वारा बनाई जानी चाहिए, पर इसमें अंग्रेज बंदेज नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर भारतीय होनी चाहिए। तो ये आपकी भारतीयों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, और कैसी होनी चाहिए? ठीक वैसी जिस तरीके से अफ्रीका में बनाई गई। ठीक है, एक चीज और इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी कि अफ्रीका की तर्ज पर ये जो हमारी संविधान सभा बनी होनी चाहिए
वो अफ्रीका की तर्ज पर बनी होनी चाहिए, जिस तरीके से अफ्रीका पे बनी है, बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर अफ्रीका में कैसी बनी थी संविधान सभा? अफ्रीका की जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में पूरे अफ्रीका के लोग शामिल थे। ठीक है, मतलब कि वहां की प्रांत, जैसे हमारे यहाँ प्रांत है यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसे ही अफ्रीका के जो प्रांत थे, उन सभी लोगों ने मिलकर वोट डाला और उनमें से ही जो कुछ लोग थे जो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य चुने गए। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक बात कही कि जो भी यहाँ पर सदस्य चुने जाएंगे, ये सारे के सारे सदस्य जो है, ये सारे के सारे सदस्य आपके, ये सारे के सारे सदस्य आपके प्रांतों से चुने जाएंगे, यानी कि स्टेट से आपके यहाँ पर चुने। ठीक है, गांधी जी ने एक बात और कह दी। ठीक, 1922 में। समझ रहे हो धीरे धीरे किस तरीके से आपका बैकग्राउंड बन रहा है संविधान सभा का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे और आप पढ़ोगे 1927 में, आप सभी को एक बात पता होगी कि साइमन कमीशन का गठन किया जाता है 1927 में, और 1928 में ये भारत आ जाता है। और उस समय 1927 में एक व्यक्ति बहुत ही फेमस थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने 1923 के अंदर एक पार्टी बनाई थी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, और इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, तो याद कैसे करें? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, याद कैसे करें? तो याद कर दीजिए, तो मतलब कुछ चीजें तो क्लास में आपको याद हो जाएगी, और घर पे जब आप रिवाइज करोगे तो घर पे रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1923 के अंदर जो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जो है, चित्तरंजन दास जो है, वो दोनों लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। और 1927 में पहली बार, अभी तक देखो गांधी जी व्यक्तिगत स्तर पर डिमांड कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक व्यक्तिगत स्तर पर डिमांड कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डिमांड, मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं भारत की जो डिमांड कर रही हो कि भाई साहब हमें संविधान सभा चाहिए। ठीक, और 1927 के अंदर अब मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की ओर से, बाय द मोतीलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की ओर से, स्वराज पार्टी की ओर से, बाय द मोतीलाल नेहरू on the behalf of Swaraj Party, on the behalf of Swaraj Party। ठीक है, तो पहली बार मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की तरफ से ये डिमांड करते कि हमें संविधान सभा बनाना चाहिए, और जो हम संविधान सभा बना रहे हैं, ये संविधान सभा भारतीय द्वारा बनाई जानी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। ठीक, तो संविधान सभा की मांग करने वाली पहली पार्टी कौन सी थी? तो वो थी आपकी संविधान सभा की मांग करने वाली पहली पार्टी। ठीक है, तो कौन सी थी? स्वराज पार्टी, स्वराज। ठीक, इंग्लिश में लिखेंगे, द स्वराज पार्टी वॉज, द स्वराज पार्टी वॉज द फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया मैं भी लिखूंगी तो पहली पार्टी थी जो विदेश ऑफ इंडिया की फर्स्ट पार्टी हु डिमांडेड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक, जो बातें मैंने बताई सारी बातें यहाँ पर लिखी होगी, परेशान बिल्कुल नहीं होने हैं। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांग की गई, यह मांग अपनी मासिक पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर निर्मित होना चाहिए। 1927 में फिर मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाली पहली पार्टी थी। ठीक, तो एक एक बात जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, वो सारी बातें आपको डिटेल पे भी लिखी हुई है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, एक एक बात आपने यहाँ पे लिखी रही होगी कब की, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी ने कब डिमांड की, तो 1927 में यहाँ पर डिमांड की। ठीक है, इसके बाद किसने की? तो स्वराज पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर डिमांड की। यहाँ से सभी को क्लियर? बताओ भाई, अगर ये सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई, अगर यहाँ तक सबको क्लियर तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो, और नहीं क्लियर तो कमेंट बॉक्स में जिसको क्लियर।
इसी टाइप पे आपकी क्लास चलेगी। नोट्स बनाना पड़ेगा, पीडीएफ से हो जाएगा, नोट्स आप लिखते चलो, क्या दिक्कत है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1927 में ये डिमांड की गई स्वराज पार्टी के द्वारा। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सर समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ रहा है। चलो, सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना रखी है, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं पता, मैं आपको नया बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट करते चलो। स्वराज पार्टी गठन 1923 में, और भी बताया तो आपको। हाँ, ये प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। प्रिया वो भी बात भी करेंगे, ठीक है, करेंगे, उसको भी करेंगे। सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हो 1923 में, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आप कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ अभी आप मेरी बातें समझेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे दोबारा से इसको करेंगे, ठीक है। अभी 1927 में यहाँ पे डिमांड होगी। 1927 के बाद फिर यहाँ पर 1934 में डिमांड उठाई जाती है, और 1934 में ये जो डिमांड उठाई जाती है 1934 के अंदर, ये जो डिमांड उठाई जाती है, ये कौन करता है 1934 में डिमांड? 1934 में ये डिमांड की जाती है आपके एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक। अगर मानवेंद्र नाथ रॉय की बात करते हैं तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मतलब कि आपकी एक वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वामपंथी आंदोलन का मतलब क्या होता है? वामपंथी आंदोलन की प्रमुख नेता थे ये, और इन्होंने 1934 में डिमांड उठाई। इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए, और ये पहली इनकी ऑफिशियल डिमांड थी। इट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड, ये पहली औपचारिक मांग थी, पहली औपचारिक मांग थी। इट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड। इट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड। तो पहली बार ऑफिशियल डिमांड आपकी इनके द्वारा ही की जाती है, आपके मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा यहाँ पर डिमांड की जाती है। देखो, अभी तक 1934 हो गया, 1895 से डिमांड उठ रही है। अभी तक कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ हमें संविधान सभा चाहिए, ठीक है, ये बात अभी तक नहीं है, ठीक। जो बातें मैंने आपको बताई सारी बातें डिटेल में यहाँ पर लिखी। अब इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस अब डिमांड करेगा तब 1935 में। 1935 में पहली बार कांग्रेस सामने निकल कर आती है और कांग्रेस कहती है कि हाँ 1935 में पहली बार कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के माध्यम से संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग, सभा की मांग। In the 1935, तो कांग्रेस demanded for the constituent assembly, ठीक है। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार ये बात कही कि हाँ हमें भी संविधान सभा चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है, सब लोग कह रहे हैं संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए। इसी बीच में अब 1938 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है प्लानिंग कमेटी। ध्यान दीजिए, जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई सारी बातें यहाँ पर लिखी है पूरी डिटेल फॉर्म पे। इसके बाद 1938 में 1938 के अंदर 1938 में एक कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी का नाम होता है प्लानिंग कमेटी। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमेटी, जिसे हिंदी में योजना समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना समिति कहते हैं, ठीक। और ये योजना समिति की जो प्लानिंग कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे आपके, इसके चेयरपर्सन थे
इसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर प्रपोजल पेश किया और इस प्रपोजल के माध्यम से उन्होंने ये बात बताई कि आखिरकार जो हम संविधान सभा बनाएंगे वो कैसी होगी। तो उन्होंने कहा कि जो हम संविधान सभा बनाएंगे ये संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि जो हम संविधान सभा बनाएंगे उस पर कौन शामिल होगा, कौन से सदस्य शामिल होंगे, इसका निर्धारण हम ठीक वैसे ही करेंगे जिस तरीके से आज आपके एमपी एमएलए का चुनाव होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये बात कही कि हम ठीक वैसे ही यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव करेंगे जिस तरीके से आज एमपी एमएलए का चुनाव होता है। कैसे? आप सभी लोग जो भी 18 साल प्लस होंगे वो सभी के सभी लोग अपने विधायक और सांसद को चुनते हैं। ठीक, तो 1938 में इन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसे खड़ा कर दो हर एक एरिया से एक एक व्यक्ति को। मान लो हमें 389 सदस्य चाहिए तो पूरे भारत से 389 सदस्य खड़े कर दो और जो जीत कर आएगा उसको हम यहाँ पर बना देंगे संविधान सभा का सदस्य। ये बात इन्होंने कही, वयस्क मताधिकार की इन्होंने बात की। ठीक, और जब इन्होंने यहाँ पर वयस्क मताधिकार की बात कही तो ये मांग इनकी जो थी ये रिजेक्ट कर दी। बोले ये जो आप प्रपोजल दे रहे हैं वयस्क मताधिकार वाला, ये मजा नहीं आएगी, इसमें सही से लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, हमने अभी तक ये जो डिमांड की थी ये डिमांड आपकी किससे की थी? ये डिमांड हमने की थी ब्रिटिश की पार्लियामेंट से, ब्रिटिश संसद से डिमांड की थी, क्योंकि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ही शासन कर रहे थे और जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे तो हमने उनसे डिमांड की कि हमें संविधान सभा चाहिए। ठीक है, अभी तक वो रिजेक्ट कर रहे थे और पहली बार 1940 के अंदर, ये जो बातें मैंने आपको बताई सारी बातें यहाँ पर लिखी। ठीक है, पहली बार 1940 के अंदर, पहली बार 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। ठीक, ये अगस्त प्रस्ताव आता है और ये जो अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त ऑफर आता है, इस अगस्त ऑफर में आप देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1940 विश्व में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 से। ठीक, हमारी अंग्रेज बात मानने लगे हैं। 1895 में हमने डिमांड करी, उन्होंने नहीं मानी, बोले व्यक्तिगत मांगे आपकी, हम नहीं मानेंगे। फिर हमने 1922 में गांधी जी ने डिमांड करी, नहीं मानी, बोले कोई दिक्कत नहीं मानेंगे। 1927 में डिमांड करी, 1935 में कांग्रेस डिमांड करी, नहीं मानेंगे। अब ये मानेंगे, अंग्रेज मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939-1945 तक और इसके माध्यम से जो अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में और इसके माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने हमारी डिमांड को स्वीकार किया। इसके माध्यम से अगस्त प्रस्ताव के इसके माध्यम से हमारी मांग स्वीकार हुई। डिमांड एक्सेप्टेड बाय द डिमांड एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड से कहा ठीक है, अच्छा आपको संविधान सभा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। ठीक, पर इन्होंने एक बात बोली कि देखो हम आपको संविधान सभा देंगे ना, ये संविधान सभा हम आपको आंशिक रूप से, बोले आंशिक रूप से कैसे दोगे? पार्शली एक्सेप्टेड, ये पूरी तरह से हमारी डिमांड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारी डिमांड पार्शली एक्सेप्टेड करेंगे। इट वॉज पार्शली एक्सेप्टेड, आंशिक रूप से इन्होंने हमारी डिमांड स्वीकार की। कैसे? बताता हूं। आंशिक रूप से मांग स्वीकृत की। ठीक है, तो इन्होंने आंशिक रूप से हमारी मांग स्वीकृत करी और इस पर क्या किया गया? बोले ठीक है, हम आपको संविधान सभा बनाने का मौका देंगे, पर एक चीज है, कब देंगे? बोले जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब हम आपको यहाँ पे संविधान सभा बनाने की स्वीकृति देंगे। मतलब पता नहीं वर्ल्ड वॉर कब तक खत्म हो, किसी को नहीं पता था 1940 में कब तक चलेगा, पर इन्होंने बोला कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब हम आपको स्वीकृति देंगे। ठीक, एक तो इन्होंने ये ड्रामा कर दिया। दूसरा ड्रामा इन्होंने ये कर दिया कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो युद्ध के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब भारत को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है समझाने तो, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट। इन्होंने बोला कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि देखो हम भारत नहीं छोड़ेंगे, देश का नाम देखो भारत नहीं छोड़ेंगे, सरकार तुम चला लेना और हम आपके ऊपर बैठे रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कि आप किस तरीके से सरकार चलाओ।
गजब की बात इन्होंने की। तो जब ये इन्होंने बात कही तो कांग्रेस ने, क्योंकि उस समय जो मेन पार्टी हुआ करती थी 1935-40 या 47 तक कह लो, तो जो भारत की मुख्य पार्टी हुआ करती थी वो कांग्रेस हुआ करती थी। तो कांग्रेस ने इनकी जो डोमिनियन स्टेट की बात है इसको अस्वीकार कर दिया, अस्वीकृत कर दिया कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, कि मतलब आप अपनी सरकार चला लो और अंग्रेज भारत में बने रहेंगे, हम ये बात आपकी स्वीकार देंगे, आप नहीं छोड़ो, आप आओगे यहाँ से। ठीक, अब देखो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेजों को जरूरत थी कि अंग्रेज मतलब भारतीय लोग हमारी मदद करें, ये अंग्रेजों को जरूरत थी। ठीक है, इनको जरूरत थी। अब हमारी जो भी डिमांड थी वो ये लोग स्वीकार कर रहे थे, बस कह रहे थे आप एक काम कर लो कि आप हमारा सहयोग कर दो जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है। भारत की जो जनता थी, भारत की जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो, तो एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इनकी स्थिति वैसे ही खराब है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि एक तो स्थिति खराब है, दूसरी बात भारतीय लोग भी परेशान कर रहे हैं, भारतीय लोग स्वतंत्रता चाह रहे हैं। तो फॉल्ट स्मॉल कीजिए प्लीज, कौन सी क्या दिक्कत आ रही समझ नहीं आ रही क्या? कैसे नोट्स बनाए सर, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे बोर्ड में, इन्हीं बातों बातों लिखती है जो मैं बोर्ड में चीज लिखता हूँ, आप इन्हीं बातों को लिखते चले, इससे आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिमांड थी, ये डिमांड कांग्रेस ने अस्वीकार कर दी। भाई हम आपकी बात नहीं मानते, अंग्रेज कहते प्लीज हमारा सहयोग कर दो, हमारा सहयोग कर दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की सेना अगर शामिल नहीं होगी तो हम हार जाएंगे। नहीं, पहले आप हमारे लिए संविधान बनाकर दो, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ये जो बातें मैंने आपको बताई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार किया गया। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, यह मांग आंशिक रूप से स्वीकार की गई। कहा गया कि युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्वीकार किया। ठीक, जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एक एक चीज यहाँ पे पूरे विस्तार से लिखिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, आप इन पॉइंट्स को नोट करते चले जो ये मैं आपको लिख रहा हूँ। आपको जो नोट्स बनाने वो शॉर्ट नोट्स आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने यहाँ पर अस्वीकार कर दिया तो 1942 के अंदर 1942 के अंदर फिर से एक चीज होती है, क्या होती है? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन का गठन कर दिया जाता है। और जब यहाँ पे क्रिप्स मिशन का गठन किया जाता है, क्रिप्स मिशन का गठन किया जाता है, क्रिप्स मिशन, और इस क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। फ्रैंसिस लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड। और ये आपका क्रिप्स मिशन दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली आने के बाद ये क्रिप्स मिशन वही वाली बात दोहराता है जो बात अगस्त प्रस्ताव में दोहराई। ठीक, मतलब इससे सेम वही बात बोली, हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, आप बस हमारा सहयोग कर दीजिए जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है। मतलब कि इसने भी वही बात करी जो अगस्त प्रस्ताव पे बात कही, इसने अगस्त प्रस्ताव को दोहरा दिया, अगस्त प्रस्ताव को दोहराया, रिपीटेड था अगस्त प्रस्ताव, रिपीटेड था अगस्त ऑफर, जिसने अगस्त ऑफर पे यहाँ पे रिपीट कर दिया। ठीक, और जब इन्होंने अगस्त ऑफर को रिपीट कर दिया तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ये आपकी बात हम नहीं मानते। ठीक, तो जब इन्होंने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट पेश कर दिया तो हमने क्या किया, हमने अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो क्रिप्स मिशन था वो भारतीय के द्वारा क्या हो गया, अस्वीकृत हो गया, अनएक्सेप्टेड। आपका भी कई बार प्रपोजल अनएक्सेप्टेड हुआ होगा। तो ऐसे ही ये जो अगस्त क्रिप्स मिशन था, ये क्रिप्स मिशन भी आपका क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। और जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, 1945 तक वर्ल्ड वॉर चलता रहा, तो वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी स्थिति खराब हो गई और इनके पास इतना पावर भी नहीं बचा कि भारतीयों को ये सही तरीके से संभाल सके, या भारत के अलावा और भी जो उपनिवेश थे, जैसे अफ्रीका के अंदर इनका कब्जा था, जो बाकी इनके उपनिवेश थे, ये सारे के सारे उपनिवेश अंग्रेजों से अलग होने लगे, क्योंकि इनको पता चल गया कि किस तरीके से अंग्रेजों की स्थिति है, क्या अंग्रेजों की स्थिति है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है, और जब यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें फेल हो गई, और जब ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर फेल हो जाती है, तो 1946 में अब क्या आएगा, 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। ठीक, 1945 तक वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है और 1946 में 1946 के अंदर आपका आता है कैबिनेट मिशन। और ये सारी चीजें मैं आपको इतिहास में बताऊंगा पूरे डिटेल के साथ, कैबिनेट मिशन और
तो समेसन, ये सारी चीजें इतिहास की बातें हैं, बस मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, अभी मैं सिर्फ आपको चीजों का बैकग्राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई चीज आपकी छूटे ना, सारी चीजें आप पूरे डिटेल के साथ समझे, ये मेरा पर्पज है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसी चीज को यहाँ पे समझते हुए, ठीक। और जब ये कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन यहाँ पे क्या कहता है कि हाँ, अब आप जो भी बात कहेंगे हम वो सारी बातें मानेंगे, और जब इसने ये बात कह दी कि जो भारतीय लोग कहेंगे हम सारी बातें यहाँ पर मानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बनता है क्या, तो अब यहाँ पर बनता है भारत का संविधान, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है, दो ही पार्टी है ब्रिटेन के अंदर, एक लेबर पार्टी, दूसरी आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, तो लेबर पार्टी की यहाँ पे सरकार बनती है, और जब लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली, ठीक। और क्लीमेंट एटली, क्योंकि पहले से उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे, भारतीयों को उनका संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। और ये कौन सी पार्टी से थे, तो ये आपकी लेबर पार्टी से। ब्रिटेन के अंदर दो ही पार्टी है, एक आपकी लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी, तो लेबर पार्टी से थे क्योंकि उस समय सत्ता पे थे, ठीक। तो इन्होंने ये बात कही कि ठीक है, हम आपकी जो भी डिमांड हम स्वीकार कर दें, यानी कि संविधान सभा की मांग को इन्होंने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा अब होने वाली है तैयार, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी सदस्य चुने जाएंगे, मतलब कि संविधान सभा के जो भी सदस्य होंगे, ये सभी के सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाएंगे। कैसे चुने जाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाएंगे। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं आपका, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। साथियों, भारत के अंदर दो तरह की चुनाव पद्धतियां चलती हैं, एक आपकी कहलाती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरी आपकी कहलाती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रेता ही विजेता, अग्रेता ही विजेता। ये दो तरह की भारत के अंदर चुनाव व्यवस्थाएं चलती हैं, और जैसे आपके यहाँ विधायक यानी एमएलए का चुनाव होता है, जैसे आपके यहाँ सांसद का चुनाव होता है, जैसे आपके यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ये सारे के सारे चुनाव आपके इस पद्धति के आधार पर चलते हैं, अग्रेता ही विजेता, ठीक है। इससे जो भी व्यक्ति ज्यादा वोट लाएगा वो व्यक्ति विजेता बन जाएगा। जबकि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जैसे कि राज्यसभा सांसद का चुनाव है, ये राज्यसभा सदस्य का चुनाव है, तो इन सभी चुनाव में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अब ये क्या होता है, ये जब मैं आपको राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 बार पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर भी वहां पर, ठीक। तो इसको सब हम लोग डिटेल से समझेंगे। बस अभी आप इतना याद कर लो कि जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन में बात बोली कि जो भी चुनाव किए जाएंगे वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किए जाए, ठीक। और इसके अलावा क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय भारत जो था 3 भागों में डिवाइड, 1946 में जब चुनाव होते हैं भारत के अंदर, तो भारत 3 भागों में डिवाइड था। भारत का एक हिस्सा वो था जहां पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, और जहां पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था उसे हम लोग बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया बोलते, ठीक है। यानी भारत का वो हिस्सा जहां पर ब्रिटेन का कब्जा है उसे लोग ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत कहते। भारत का दूसरा हिस्सा वो था जहां पर देसी रियासतें थी। देसी रियासतें का मतलब क्या है, जो राजा रजवाड़ी वगैरह हुआ करते थे। और इसके अलावा भारत का तीसरा हिस्सा था जहां पर कमिश्नरी हुआ करते थे। कमिश्नरी आप ऐसे समझ लो जैसे आज आपका यूटी होता है, यूनियन टेरिटरी होता है, हाँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कितनी कंट्री में है, मोस्टली कंट्री में वही है। और अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, भारत में भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। तो 3 भागों में डिवाइड था। जिस तरीके से आज यूटी है यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे उस समय कमिश्नरी हुआ करती थी, तो 4 कमिश्नरी थी,
ABCD, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्द और दिल्ली। ठीक है, ये आपके उस समय 4 कमिश्नरी हुआ करती जो बहुत ज्यादा फेमस कमिश्नरी, मतलब यही 4 कमिश्नरी थी। इसके अलावा रियासतें कौन हुआ करती थी, जहां पर देश की राजा हुआ करती थी। अजमेर अपनी रियासत हुआ करती थी, जयपुर अपनी रियासत हुआ करती थी, तो जहां पर देश की राजा होते थे उसे रियासत कहा जाता है। इसके अलावा जहां पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था उसे हम लोग कहते थे क्या, तो उसे हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। रूपा, जो भी आपका डाउट है ना, आप एक बार डाउट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक, चलो, तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर रखा था उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानसी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर 4 आपकी कमिश्नरी हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी संविधान सभा में सदस्य आएंगे वो सारे के सारे सदस्य, इन्होंने ये बात कही कि जो भी सदस्य आएंगे संविधान सभा में, ये सभी के सभी सदस्य संविधान सभा के राज्य की जनसंख्या के आधार पर आएंगे, राज्य की जनसंख्या के आधार पर आएंगे। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां के सदस्य राज्यसभा में ज्यादा होंगे। ठीक है, और एक आंकड़ा फिक्स किया गया कि 10 लाख लोगों में से, कितने में से, 10 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। मतलब कि राज्यसभा में एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपका चुनाव है, 10 लाख में से एक सदस्य यहाँ पर आएगा। और इसके अलावा ये किसकी बात की गई थी, ये बात की गई थी कि जो ब्रिटिश प्रांत है, जो ब्रिटिश प्रांत के अंदर से 10 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि आएगा और ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जो देसी रियासतें थी, देसी रियासत से सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। मतलब कि जो भी देसी रियासतें हैं, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, तो ये जितनी भी आपकी देसी रियासतें थी, यहाँ से जो रूलर होते थे उनको मनोनीत किया जाना था। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य आते। कितने सदस्य आते, 389 सदस्य आते आपके संविधान सभा। ठीक, क्लियर होगी बातें सभी को, बताओ भाई यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक, हाँ, मनोनीत कैसे होता है, जैसे राज्यसभा में आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मनोनीत किया जा गया था। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपको बताई, सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी है, ट्रिप्स मिशन वाली बात लिखी है, कैबिनेट मिशन वाली बात लिखी है, सारी बातें आपको यहाँ पे पूरे डिटेल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है। देखो जो बातें मैंने बताई, देसी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते थे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान था। हर प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। संविधान का निर्माण अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर किया गया। सारी एक एक बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशानी होना है। तो जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उनके नोट्स बनाते चलें। ठीक, समझ आ रही है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। अगर सबको क्लियर हो रही है सारी बातें तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो, और अगर नहीं क्लियर हो रही है बातें तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। अगर क्लियर हो रही तो वाई लिख दो फटाफट से सभी लोग। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अमेजिंग क्लास सर, रीडिंग कर दीजिए एक बार सर। प्रारूप समिति, वो सारी बातें अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो पहली क्लास में हो गया था, तो इतना जल्दी भागो मत, सारी चीजें नॉट क्लियर सर, इवन आई हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स माय डाउट्स बट डिड नॉट गेट क्लैरिटी। अब जब तो बताओ तुम्हारे क्या डाउट है, सारे तुम्हारे डाउट ले लूंगा। ठीक, अब तो 20 क्लास में चलती हुई क्लास में पूछोगे तो कहाँ करूंगा। मैंने 10 बार आपको बोला कि 15 मिनट के बाद आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वहां पर डाउट करो। ठीक, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट किए जा रहे हो, आप 50 बार कमेंट भी करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होता। जब मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करो, मैं सारे डाउट दूंगा, मैं दूंगा सारे डाउट। सबको क्लियर है? ठीक है, वाई 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 वाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ अब तो तुम्हारे क्या डाउट रह गया भाई? सर साथ में नोट्स कैसे बनाए आप, जब आप बता रहे हैं तब समझना भी जरूरी है। अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी रुक जाऊं फिर आप नोट्स बनाओ, तो जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ तो आप लोग लिखते चले, इस तरीके से आप नोट्स बनाए। सर आप बहुत अच्छे समझा रहे हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नाइस सर। यस सर, नाइस क्लास सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अभी राज्यसभा में वाली बातें वो बहुत बाद की बातें, अभी से उड़ो मत, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप समझते चलो, क्योंकि धीमी रफ्तार में चीजें समझ आएंगी।
माशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो अभी बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे पता चले तो फिर अभी संविधान सभा पढ़ाया नहीं तो राज्यसभा पहुंच गए। आप कुछ लोग बोलेंगे सर संविधान सभा राज्यसभा एक ही है। जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ, चीजों को आप समझिए अच्छे से, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें क्लियर होती रहेंगी, सारे डाउट्स में आपके लेता रहूंगा, पर आप सिर्फ उतना ही समझिए जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। तो अभी सिर्फ इतना ही करिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ। सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, इतनी धीमी क्लास नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसे ही चलेगी क्लास। मुझे पता है कि आप ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, तभी आपको धीमे लगेंगे। जिनकी पहली क्लास है उनको तो ठीक लग रहा होगा। सर याद भी हो जाता है। अच्छा एक बार और मुझे कमेंट करके बताइए कि बहुत धीमे क्लास तो नहीं हो रही, बहुत स्पीड धीमी तो नहीं है समझाने की। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या बहुत धीमे समझा रहा हूँ? अगर हाँ तो वाई लिख दो और नहीं तो एन लिख दो। क्या मैं बहुत धीमे आपको समझा रहा हूँ? बहुत धीमी क्लास चल रही है क्या? नीतीश वो करेंगे। अगर मैं वो सारी चीजें क्लियर करता ना अभी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं नीतीश, इसलिए यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है नीतीश, करेंगे, उसको भी करेंगे। कोई चीज आपकी बिल्कुल नहीं छूटेगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक चीज आपकी क्लियर होती चलेगी। ओके ठीक है, सही चल रही है स्पीड। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपने डाउट सेक्शन में डाल दें, उन सभी सवालों के आपको जवाब देंगे। ओके, फिर अगली क्लास में हम लोग